गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था कि हाउ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। अब मैकेनिकल एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इट इज़ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो हमने पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। ये दो टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी तो एक छोटी सी चीज़ हो गई, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी तरह की एनर्जी होती है उसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, ठीक है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन या मोशन के कारण होती है। लेकिन एनर्जी के और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी हुई। केमिकल एनर्जी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हो गई आपकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई आपकी, हीट एनर्जी हो गई आपकी, साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। तो ये सारी एनर्जी है, और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। यूनिवर्स में खुद का अपना एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से एनर्जी चेंज होती है धीरे धीरे, तो कभी रैपिडली, ठीक। और उस सिस्टम को जब हम समझ लेते हैं, परख लेते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे चेंज हो सकती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हम फिर ऐसी डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना लेते हैं, और जिसकी हेल्प से हम भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ईजिली चेंज कर सकते हैं। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना हम सीख लेते हैं, तो बस वहीं से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली इंसान को चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। चाहे आप खाना बनाओ तो एनर्जी चाहिए, व्हीकल चलाओ तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, और भी दुनिया में मशीनरीज चलाओ उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर हम एनर्जी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं कि कैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज किया जाए, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड होता है, या फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होता है। यानी कोई भी सिस्टम है और वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब कि उसका संपर्क और किसी चीज़ से बाहर नहीं है, तो उसके अंदर जो नेट एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही चेंज होगी। एक ऑब्जेक्ट में कम हो जाएगी तो दूसरे में बढ़ जाएगी। कोई एक फॉर्म एनर्जी का कम हो जाएगा तो दूसरा फॉर्म बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल रहेगी उतनी ही। आप एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप लकड़ी भी जलाते हो तो आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हो। लकड़ी में अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, जो कि सन से आती है और केमिकल चेंजेस के थ्रू हमको हीट एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। तो लकड़ी जलाने से आपको लगता है कि आपने एनर्जी प्रोड्यूस करी है, पेट्रोल जलाने से आपको लगता है आपने एनर्जी प्रोड्यूस करी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने एनर्जी को बस क्या किया है? ट्रांसफॉर्म कर दिया है। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में आप ले आए हो, बस आपने इतना ही किया है, आपने एनर्जी प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में, कहीं भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट एनर्जी होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ये एक बात आप जान लो। अब ये जो अपना यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में नेट एनर्जी जो है वो फिक्स है, और वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल मानते हैं। फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम कहीं हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो जब भी हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो आप समझ जाना कि नेट एनर्जी वहाँ पे कंजर्व रहेगी। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगी, लेकिन वो सारे ऑब्जेक्ट उस सिस्टम के ही पार्ट होंगे। तो जब बात होगी सिस्टम की तो नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसको आप न बढ़ा सकते न घटा सकते। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है पावर का। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और बता दूँ एनर्जी का, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में ये बहुत बड़ा है और एनर्जी कहीं भी जा सकती है रेडिएट होके, तो इसको प्रूव करना मुश्किल है। बट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये कभी फेल होता हुआ नहीं मिला है। यानी आज तक जितने ऑब्जर्वेशन हुए तो उसमें ये नहीं मिला कि वायोलेशन होता हो एनर्जी कंजर्वेशन का, इसलिए फिजिक्स इसको एक्सेप्ट करता है कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं पावर पे। पावर क्या है आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, यानी कि P = W/T। कितना वर्क किया, कितने जूल किया और कितने टाइम में किया, डिवाइडेड बाय दैट टाइम, दैट इज़ पावर। अब यूजुअली डेली लाइफ में हम पावर से क्या समझते हैं, पावर से आप समझते हो ताकत से, कहते हो बड़ा पावरफुल आदमी है, और आपका कहने का सेंस है कि उसमें बहुत ताकत है। तो ये एक व्यावहारिक दुनिया में ठीक है, जहाँ हम उठते बैठते हैं, बात करते हैं, यहाँ पावर का सीधा संबंध आदमी समझ लेता है ताकत से, फोर्स से। बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर का मतलब फोर्स नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में कितनी तेज़ी से एनर्जी खर्च करेगा, और सरल भाषा में कहूँ कि कितने कम टाइम में ज़्यादा काम करके देगा। जो जितना जल्दी जल्दी काम करे समझो ज़्यादा पावर है। जैसे मान लो कि दो एथलीट हैं और एक दुबला पतला दिखता है, भले उसमें ज़्यादा जान ना हो, ज़्यादा वेट ना उठा सके, और एक बढ़िया हिस्ट पर हट्टा कट्टा एथलीट दिखता है, हर मामले में आगे है। अब दोनों को कह दो कि 4 मंजिल 4th फ्लोर में ऊपर चढ़ना है, तो जो दुबला वाला व्यक्ति है, दुबला पतला है, जो वीक दिखता है, वो फटाफट चढ़ जाता है ऊपर, और जो हेल्दी है वो नहीं चढ़ पाता। तो दुनिया तो ऐसे तो हेल्दी वाले को कहेगी वो पावरफुल है, लेकिन फिजिक्स जो छोटा है, जो जल्दी चढ़ गया, तो उसको कहेगी कि भाई ये पावरफुल है। यानी आप कोई भी चीज़ जो कर रहे हो, कितना फटाफट कर देते हो, कितना जल्दी कर देते हो किसी काम को, वो माना जाता है कि आपकी इस चीज़ की पावर ज़्यादा है। जैसे कोई मोटर है, भले दिखने में छोटी हो लेकिन ज़्यादा पानी फेंक रही है, यानी पर सेकंड ज़्यादा वर्क कर रही है, तो ज़्यादा पावरफुल है। तो इन शॉर्ट आप यही जानो कि जो जितना जल्दी वर्क कर दे, 100 जूल वर्क करना है और कोई मान लो कि जल्दी कर देता है उस 100 जूल को, तो ज़्यादा पावरफुल है, कोई लेट करता है तो कम पावरफुल है। वर्क इक्वल हो रहा है, एनर्जी इक्वल खर्च हो रही। तो पावर मीन्स रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेशन, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, रेट ऑफ वर्क डूइंग। ठीक है, तब पावर का फार्मूला हम लिख लेते हैं। पावर P = वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। बट SI यूनिट इसकी जो होगी वो क्या होती है, SI यूनिट होती है पावर की वाट। SI यूनिट होती है वाट। जेम्स वाट के रिस्पेक्ट में ये यूनिट रखी गई है, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था सबसे पहले और रेलगाड़ी चली थी। SI यूनिट है पावर की वाट। अब W = क्या होता है, W आप लिखते हो क्या, F है इनटू डिस्प्लेसमेंट x। तो P = क्या लिख सकते हो आप, W/T मीन्स F × x/T, x/T = वेलोसिटी। तो P = F × V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, पावर का एक दूसरा तरीका, एक दूसरा नज़रिया डेवलप हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे आप 100 न्यूटन फोर्स से धक्का दो। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप 100 न्यूटन के फोर्स से धक्का दो, ठीक है। तो वेलोसिटी आप देखोगे कि जो हल्का है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जो भारी है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इन शॉर्ट जो पावर है
वो फोर्स इनटू वेलोसिटी, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कितना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है उस मशीन के थ्रू, उस डिवाइस के थ्रू, और कितनी वेलोसिटी मिल रही है, इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। कैलकुलस के फॉर्म में अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो P इक्वल टू dW अपॉन dt, W इक्वल टू F डॉट dx। तो P इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डी एफ डॉट, सॉरी यहाँ पर आपका dx ऑलरेडी है और अपन इसको dt कर देंगे, dw अपॉन डी, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपन इसको। तो ये आ जाएगा P इक्वल टू एफ dx अपॉन dt। अब dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt आपका होता है वेलोसिटी। P इक्वल टू एफ डॉट v, यानी डॉट प्रोडक्ट है पावर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और इसी को आप लिख सकते हो P इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है, फोर्स किधर लगाया और वेलोसिटी किधर आपको मिली, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये आपको फार्मूला मिलता है पावर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। जहाँ इस तरीके की कंडीशन दी हुई हो वहाँ ये फार्मूला लगाएंगे, जहाँ वर्क दिया हो, टाइम दिया हो, वहाँ पर W बाई टी फार्मूला लगाएंगे। इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब अपने घर में यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो वहाँ पावर का मतलब होता है पर सेकंड कोई इक्विपमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर अपीयर हो रही है, यही उसकी पावर हो जाएगी। तो हमारे घर में हम जो पावर के लिए यूज करते हैं 1 किलोवाट आवर, ये एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर। और इसको जब आप डिवाइड कर देते हो, किससे, आवर से डिवाइड कर देते हो, तो आपको यूनिट मिल जाती है घर में कि पर आवर, हर 1 घंटे में कितना आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, कितने यूनिट एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी आपकी हो जाएगी 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 इंटू 3600 और आगे हो जाएगी जूल, ये आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 and 3 6 जूल। इतनी एनर्जी 1 आवर में कंज्यूम हो रही है। यानी कि 1000 वाट का कोई हीटर हो और 1 घंटा चलाओगे तो इतनी एनर्जी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, या इतनी एनर्जी वो हीट के फॉर्म में बाहर रेडिएट कर देगा। तो ये होता है 1 किलोवाट आवर, ये एनर्जी है। और जब आप इसी को टाइम से डिवाइड कर देते हो, यानी कि 1 आवर से आप डिवाइड कर देते हो, तो आपको मिल जाती है पावर, मिल जाती है पावर ऑफ दैट इक्विपमेंट। तो ये इस टॉपिक पे खास मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि 1 किलोवाट आवर ये जो एनर्जी होती है, इसी को आप कहते हो 1 यूनिट, 1 यूनिट। और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। ठीक, बाकी हम ये 12th क्लास में पढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी निकालना सीखते हैं। हाल फिलहाल आपको इसमें इतना ध्यान रखना कि 1 यूनिट बिल मतलब क्या, 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट 1 आवर चलेगा तो 1 यूनिट बिल जनरेट करेगा। जूल में कितनी हो जाएगी एनर्जी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगी। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।